हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग आप। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर की। चौथा हमारा लेक्चर है और हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने प्री मॉडर्न थ्योरी पढ़ी है, एंशिएंट थ्योरी पढ़ी है। आपने देखा होगा कि एंशिएंट एंड प्री मॉडर्न थ्योरी के अंदर स्पेशली स्पेशल क्रिएशन और स्पॉन्टेनियस क्रिएशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। मॉडर्न थ्योरीज के अंदर थोड़ी साइंटिफिक बातें करी हुई है। मॉडर्न थ्योरीज का यूं लगा लीजिए कि डार्विन और डार्विन के आसपास का जो टाइम था, थोड़ा उनसे पहले थोड़ा उनके बाद, वो वाली थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज के अंदर स्पेशली बायोजेनेसिस के ऊपर फोर्स दिया गया कि लाइफ का ओरिजिन है वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लाइफ से होता है। साथ ही साथ हम आज के सेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आज के सेशन में हम लेमार्क की थ्योरी खाली सुपरफिशियली समझेंगे। उसके बाद में हम विजमैन की जर्म प्लाज्म थ्योरी समझेंगे। उसके बाद डार्विन भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा कैटास्ट्रॉफ थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी पढ़ेंगे, म्यूटेशन की थ्योरी पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बातें करेंगे जो बायोजेनेसिस को सपोर्ट करते हैं। हालांकि हम कुछ थ्योरीज यहां आज सुपरफिशियल ही पढ़ेंगे क्योंकि आगे वही टॉपिक्स आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लेमार्क एंड लेमार्किज्म पढ़ेंगे, तो आज हम लेमार्क की थ्योरी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पर। अब मॉडर्न थ्योरीज के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरीके से सोचा, उनका क्या मानना था, वो हम देखेंगे। आज का लेक्चर आप ध्यान से देखिए क्योंकि आज के लेक्चर के साथ आपको एवोल्यूशन और अच्छे से समझ में आने लगेगा, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसी से आगे के जो टॉपिक्स होंगे उनमें आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे लेक्चर की पहली थ्योरी के साथ में, जो है लेमार्क की थ्योरी। और लेमार्क की थ्योरी क्या है मैं आपको बता देता हूं। लेमार्क कौन थे, किस तरीके से शुरुआत करी उन्होंने, ये बातें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर पूरा का पूरा लेमार्क के ऊपर रहेगा। पर आज हम लेमार्क की जो एक बहुत फेमस लाइन है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, उसके ऊपर बात करेंगे। फिलॉसफी जूलॉजी क्यू एक किताब पब्लिश कराई थी लेमार्क ने, और उस किताब के अंदर ये थ्योरी दी थी। लेमार्क इस बात में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे कि एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म को बहुत इंफ्लुएंस करता है। यानी कि जो भी कोई करेक्टर बॉडी के अंदर डेवलप होता है, ओरिजिनेट होता है, वो एनवायरमेंट के कारण होता है। अब नो डाउट हम इस चीज को झुटला नहीं सकते कि एनवायरमेंट का एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है, लेकिन लेमार्क कुछ ज्यादा ही ले गए एनवायरमेंट को एवोल्यूशन में। उनका ऑलमोस्ट यही मानना था कि कोई भी नया करेक्टर जो ओरिजिनेट होता है वह इसी एनवायरमेंट के कारण होता है। एनवायरमेंटल फोर्स, वाइटल फोर्स, ऐसी सी कुछ बातें कर रखी है। बाद में इनके पॉइंट्स को मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया गया, कुछ इनके सपोर्ट में आए, कुछ इनके अगेंस्ट चले गए, पर ओवरऑल कुल मिलाकर के ये एनवायरमेंट के फोर्स पर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। इन्होंने ये भी कहा था कि ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं टाइम के साथ। इन्होंने ये भी कहा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज की सेपरेट ओरिजिन हुई है, सेपरेट क्रिएशन हुआ है सबका। तो वो तो चलिए इनका थॉट था, हम इनके पॉइंट्स पढ़ेंगे एक एक करके। वेरी फर्स्ट पॉइंट, लेमार्क थ्योरी जो है वो इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट ऑन लिविंग बीइंग, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करती है। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट ऑन लिविंग बीइंग, जैसे कोई भी मान लीजिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग का जो एनवायरमेंट है, जिसमें टेम्परेचर आएगा, लाइट आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ये सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। ये बात इन्होंने कही है। फिर उसके बाद हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे।
दूसरे पॉइंट के अनुसार देखिए, द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द एनवायरमेंट आर एक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट हो जाते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब यह है कि एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म को कहता है कि ये कैरेक्टर ले आओ, और ऑर्गेनिज्म उसकी बात मान लेता है और वो कैरेक्टर ले आता है। इसे कहते हैं एक्वायर्ड, एक्वायर करना। क्या लिखा है देख लीजिए आप, यहां पे लिखा हुआ है कि द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द एनवायरमेंट आर एक्वायर्ड बाय लिविंग बीइंग। जैसे एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, ऑर्गेनिज्म उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उनको एक्वायर कर लेता है और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास कर देता है। तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसी को सॉफ्ट इनहेरिटेंस भी कहते हैं, सॉफ्ट इनहेरिटेंस। जैसा मैंने आपको बताया कि हम आगे के लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से लेमार्क और लेमार्किज्म पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर हम सिर्फ इनका हल्का फुल्का एक आइडिया ले लेते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि लेमार्क को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेमार्क ने बातें तो थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक कर रखी हैं, पर सपोर्टर्स भी इनके काफी थे। इनमें से एक नाम आता है बहुत बड़ा, एक रशियन बॉटनिस्ट है लिसेंको। इन्होंने लेमार्किज्म को सपोर्ट किया है। मॉडर्न साइंटिस्ट हैं ये, और ये सपोर्ट करते हैं लेमार्किज्म को। तो चलिए अब हम इससे ज्यादा लेमार्क के बारे में बात नहीं करेंगे, वरना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसका मजा खराब हो जाएगा। हम इतने ही बात करते हैं लेमार्क के बारे में। उसके बाद हम आते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म के ऊपर। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है, और इसको समझने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि कैटास्ट्रोफ क्या होता है। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है कोई नेचुरल डिस्टरबेंस, नेचुरल डिस्टरबेंस। और ऐसी बात नहीं है कि नेचुरल डिस्टरबेंस कोई छोटा मोटा हो, बहुत बड़ा सा नेचुरल डिस्टरबेंस। जैसे कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट जाए, बहुत बड़ा वॉल्केनो है वो फट जाए, जैसे कोई बहुत बड़ा मेटियोराइट है वो अर्थ से आके टकरा जाए, जैसे कि बहुत बड़े एरिया के अंदर आग लग जाए, बहुत बड़ा फ्लड या सुनामी आ जाए, ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा नेचुरल डिस्टरबेंस, उसे बोलते हैं कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ की थ्योरी कुवियर ने दी थी, और कुवियर पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फॉसिल्स के बारे में बहुत ज्यादा साइंटिफिकली यूज किया मॉडर्न इवोल्यूशन के अंदर। कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी क्या कहती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, यह थ्योरी कहती है कि पृथ्वी के ऊपर लाइफ का ओरिजिन हुआ और डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुई। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये लाइफ फॉर्म्स है ना। ऐसे ही एक बार समझ लीजिए, ये लाइफ फॉर्म्स है, ये ओरिजिनेट हुई, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई और पूरे प्लेनेट के ऊपर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, तो ये लाइफ है वो फ्लोरिश हुई। यानी इस लाइफ को फ्लोरिश होने का मौका मिला, इस लाइफ को ग्रो करने का मौका मिला। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे आए। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफ आता है। वो किसी भी टाइप का हो सकता है। इतना बड़ा कैटास्ट्रोफ आया कि उस कैटास्ट्रोफ ने जितनी भी लाइफ थी सारी की सारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये लाइन जो है
वो कैटास्ट्रॉफ को रिप्रेजेंट करती है। कोई हो गया होगा भूकंप या कोई वोल्केनो, कुछ भी आया होगा, और इस कैटास्ट्रॉफ का क्या फर्क पड़ेगा, आगे भी हम इसका यही मीनिंग निकालेंगे। कैटास्ट्रॉफ ने क्या किया, डेस्ट्रॉयड ऑल लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पूरा का पूरा प्लेनेट एक बार फिर से खाली हो गया। ठीक है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दोबारा से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, कोई अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका एवोल्यूशन हुआ, और ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो वापस से क्या करेंगे, फ्लोरिश करेंगे, फिर से इनको फ्लोरिश करने का मौका मिलेगा, फिर से फ्लोरिश होंगे, और उसके बाद वापस से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा टाइम आएगा जहां एक बड़ा सा कैटास्ट्रॉफ आएगा, और अगेन इस कैटास्ट्रॉफ ने क्या किया होगा, पूरी की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्लेनेट के ऊपर जितनी भी लाइफ थी सारी की सारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी प्लेनेट फिर से एक बार खाली हो गया। अब प्लेनेट वापस खाली हो चुका है, तो अब नई लाइफ का ओरिजिन वापस से होने वाला है। नई लाइफ का ओरिजिन होगा, वापस से नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ये लेट सपोज कि नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर से क्या हो रहा है यहां पे, ओरिजिन ऑफ लाइफ। उससे पहले भी क्या हुआ यहां पे, ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसके बाद वापस से वही ये लाइफ फ्लोरिश करेगी, और जब ये लाइफ फ्लोरिश करेगी तो कभी ना कभी वापस क्या आएगा, कैटास्ट्रॉफ आता रहेगा। अकॉर्डिंग टू कुवियर एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नेचर में बस यही चल रहा है, बार बार कैटास्ट्रॉफ आ रहे हैं, बार बार सारी की सारी स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो रही है, और बार बार नई लाइफ का ओरिजिन हो रहा है। तो मुझे ना यहां पर कुछ पिन पॉइंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं इस थ्योरी के रिगार्डिंग। सबसे पहला पॉइंट तो मुझे यह दिख रहा है कि आज तक, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, आज तक मल्टीपल टाइम्स ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, यानी शुरुआत से एकदम जीरो से वापस शुरुआत हुई है। सो ये थ्योरी कहती है मल्टीपल ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मल्टीपल ओरिजिन हुआ है लाइफ का। दूसरा, मुझे एक चीज और समझ में आ रही है, और वो ये आ रही है कि कैटास्ट्रॉफ हर बार सभी की डेथ कॉज करता है। मतलब हर बार कैटास्ट्रॉफ पूरी की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये बात थोड़ी सी कम डाइजेस्ट होने वाली है, पर अब जो थ्योरी में लिखा हुआ है वो तो मानना पड़ेगा ना। तो एक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैटास्ट्रॉफ जब भी आता है, destroys complete life। पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। और उसके बाद एक और छोटी सी लास्ट बात मुझे समझ में आ रही है कि यहां तो रिपीटेड इवोल्यूशन चल रहा है। लाइफ ओरिजिनेट होगी, फ्लोरिश होगी, खत्म हो जाएगी, फिर लाइफ ओरिजिनेट होगी, फिर फ्लोरिश होगी, फिर खत्म हो जाएगी। इट मींस कि साइक्लिक एवोल्यूशन चल रहा है यहां पे। तो ये थ्योरी बिलीव करती है साइक्लिक एवोल्यूशन के अंदर, साइक्लिक एवोल्यूशन। सो ये हुआ हमारे पास में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस थ्योरी के अंदर हमको पढ़ने होते हैं। समझ में आया आपको? लाइफ का ओरिजिन होता है, लाइफ फ्लोरिश करती है, एक कैटास्ट्रॉफ आता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर से लाइफ ओरिजिनेट होती है, फिर से कैटास्ट्रॉफ आता है, फिर से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हुआ हमारे पास में इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अपन
कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉरी, चलिए भाई, पहला पॉइंट है, द थ्योरी एक्सप्लेन्स डिफरेंस इन द पास्ट and present forms of life and sharp discontinuities in the fossil records present in the stratified rocks। इसका मतलब क्या है, मैं वापस आपको यहीं पे एक बार छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है, इस लाइफ के ऑर्गेनिजम्स जो थे वो डेड हो गए और ये डेड होकर के फॉसिल बन गए हैं, ये फॉसिल बन गए। फिर उसके बाद में नई लाइफ बनी, नई लाइफ बनी तो ये जो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फॉसिल्स बन गए। फिर उसके बाद में तीसरे टाइप की लाइफ है, वो उसकी डेथ हुई तो उनके फॉसिल्स बन गए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि सही बात भी है, आपको फॉसिल्स अलग अलग लेयर्स में मिलते हैं। जब आप फॉसिल्स डिस्कवर करने जाते हैं तो आपको अलग अलग डेप्थ में अलग अलग फॉसिल्स मिलते हैं, जो इस थ्योरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यदि सोचो कि एक बार लाइफ का ओरिजिन होता, मान लो, तो फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनके फॉसिल सेम लेवल पे मिलने चाहिए थे। सबसे पहले एक टाइप की लाइफ आई, उसके बाद में दूसरे टाइप की आई, तो पहली वाली लाइफ है वो नीचे दब गई, उसके ऊपर दूसरी लाइफ है, फिर वो मर जाएगी तो वो दब जाएगी, उसके ऊपर तीसरी आएगी, तो सबसे पहली वाली और नीचे चली गई। है कि नहीं ये चीज? तो ये तो है फॉसिल्स। ये भी फॉसिल्स है। ये थ्योरी ये भी कहती है कि फॉसिल्स है वो डिफरेंट स्ट्रेटा के अंदर होते हैं। ये देख लीजिए, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटा बन रहे हैं फॉसिल्स के, और इनके अंदर लाइफ रही थी कभी। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में हमको फॉसिल्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट को वापस से अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि पास्ट एंड प्रेजेंट की जो लाइफ फॉर्म्स है उनके अंदर डिफरेंस पता चल जाएगा हमको। क्यों? क्योंकि फॉसिल्स जो है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंदर होते हैं, नीचे ऊपर ऊपर उसके ऊपर, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट समझते हैं, ये थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी कहती है कि देयर हैड बीन सेवरल क्रिएशन, ये मैंने आपको लिखवा दिया पीछे वाले स्लाइड के ऊपर, कि मल्टीपल ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती है थ्योरी। बार बार लाइफ का ओरिजिन हुआ है, एक बार हुआ कैटास्ट्रोफ आया, फिर हुआ, फिर कैटास्ट्रोफ आया, फिर हुआ। ईच प्रेसिडेड बाय ए कैटास्ट्रोफ, जिसके बाद में कैटास्ट्रोफ आता है, ड्यू टू सम सुपर नेचुरल फोर्सेस। अब वो सुपर नेचुरल फोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, उसके कारण जो है वो लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। देन नेक्स्ट, हर कैटास्ट्रोफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है लाइफ को, एंड द न्यू क्रिएशन रिजल्टेड इन द लाइफ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। जो नई लाइफ का ओरिजिन होगा वो प्रीवियस वाली लाइफ से क्वाइट डिफरेंट होगा, एकदम से डिफरेंट मान के चलिए, उस तरीके से होगा ये। तो ये हमारे पास में इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। अभी और पॉइंट्स है इस थ्योरी के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। थ्योरी वाज गिवन बाय जॉर्ज कुवियर और उसके साथ साथ में ऑर्बिंग, ये दो जो है वो मेन सपोर्टर मान लीजिए। अब ज्यादातर बुक्स के अंदर और ज्यादातर जगह पे कुवियर का ही नाम आता है। द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म वाज गिवन बाय, तो आप कुवियर के ऊपर फोकस करना इनकेस आ जाए तो, बट ये नाम भी अपने को ध्यान में जरूर जरूर रखना है। नेक्स्ट टू दिस पॉइंट, कुवियर इज कंसिडर्ड फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी। क्यों? क्योंकि इन्होंने फॉसिल्स को कंपेयर किया था। अब फॉसिल्स के अंदर आपको मोर्फोलॉजी तो मिलेगी नहीं, फॉसिल्स तो बोन्स वगैरह होती हैं, तो आपको एनाटॉमी ही देखने को मिलेगी। और पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल साइंस, फॉसिल साइंस।
ये पैलियोंटोलॉजी होती है। कुवियर को माना जाता है फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। कुवियर ने फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। He believed in the fixity of species, यानी स्पीसीज स्टैटिक होती है, यानी स्पीसीज में चेंजेस नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो तो मल्टीपल ओरिजिन को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो तो सेपरेट क्रिएशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इवोल्व होने की कहां जरूरत है। एक स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ, नया स्पीसीज बना, वो स्पीसीज तो कैटास्ट्रोफ से मर जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग एक स्पीसीज से डाइवर्सिफिकेशन होकर नई स्पीसीज बनती है, ऐसा नहीं होता है। इनके अकॉर्डिंग तो हर बार नई स्पीसीज बनती है। कुवियर बिलीव्ड इन द फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज। तो आप ये समझ लीजिए ऐसा क्यों है फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज, क्योंकि मल्टीपल ओरिजिन होती है, तो मल्टीपल ओरिजिन के कारण आपको एक स्पीसीज में चेंजेस आकर के दूसरी स्पीसीज बनना, ऐसा वाला तो पॉइंट होता ही नहीं है फिर। सो फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज बन गई वो फिक्स होती है। The occurrence of fossils in different rock strata was accounted on the basis of catastrophism। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इनके अकॉर्डिंग जो फॉसिल्स हैं अलग अलग स्ट्रेटा के अंदर बने हैं, और उसके कारण ये कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। एक लेयर बनी, उसके बाद में दूसरी लेयर बनी, उसके बाद में तीसरी लेयर बनी, राइट। सक्सेशन ऑफ कैटास्ट्रोफ, सक्सेशन का मतलब बार बार कैटास्ट्रोफ आ रहा है। पीरियोडिकली डेस्ट्रॉयड ऑल लिविंग थिंग्स, सबको डेस्ट्रॉय कर दिया उसने। फॉलोड ईच टाइम बाय सक्सेसिव क्रिएशन ऑफ न्यू हायर फॉर्म्स। सक्सेसिव क्रिएशन का मतलब वापस सेपरेट ओरिजिन से है, इसका मतलब हो गया वापस से सेपरेट सेपरेट ओरिजिन हो रही है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। सो ये तो हो गई बात। अब मैं आपको एक बहुत पुराना सवाल है वो बताता हूं। इस स्ट्रेटिफाइड फॉसिलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। एक ऐसा डायग्राम दिया जाता है कि 2 बार आया हुआ है वो सवाल। इस तरीके का एक डायग्राम दिया जाता है, और इस डायग्राम के अंदर एक रॉक है जो इस तरीके से तिरछी लगी हुई है, राइट। इसको ई रॉक नाम दे रखा है, मतलब ई नाम दे रखा है। और ये रॉक है, इसको मान लीजिए ए कहा है, इसके ऊपर इसको बी कहा है, इसके ऊपर इसको सी कहा है, और इसको डी कहा है। और आपसे सिंपल सा ये पूछा है कि इनमें से सबसे न्यूएस्ट और सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, सबसे पहले कौन सी बनी होगी और सबसे बाद में कौन सी बनी होगी। तो एक बार हमको ये डायग्राम देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ई रॉक है, उस ई रॉक ने चारों रॉक्स को तोड़ दिया और अंदर चली गई। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा होता है, जो रॉक सबसे नीचे है वह रॉक सबसे ओल्डेस्ट है, और जिस रॉक ने सबको तोड़ रखा है वो रॉक जो है सबसे न्यूएस्ट है। अब ऐसा क्यों है, देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि सबसे पहले मान लीजिए कि कोई ए रॉक बनी होगी, है ना, ये ए रॉक बन गई, उसके ऊपर डिपोजिशन हुआ तो फिर बी रॉक बन गई, उसके ऊपर डिपोजिशन हुआ तो सी रॉक बन गई, उसके ऊपर डिपोजिशन हुआ तो डी रॉक बन गई, इस तरीके से। फिर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी मैसिव कोई नेचुरल एक्टिविटी हुई है और चारों रॉक्स के अंदर क्रैक आ गया, इतनी बड़ी कोई अर्थक्वेक आ सकता है या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से चारों रॉक में क्रैक आ गया, और क्रैक आने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर यहां से डिपोजिशन चालू हुआ मिट्टी का, और ऐसे करते करते ये ई रॉक बन गई। चीज समझ पा रहे हैं आप? तो सबसे नई रॉक है वो तो ई मानी जाती है, और सबसे पुरानी है वो ए मानी जाती है। ये एक सवाल बहुत पुराना है जो 2 बार आ चुका है सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके बाद तो नहीं आया है, काफी टाइम हो चुका है इसको तो, पर फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए। अब कुवियर की थ्योरी के थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक,
कूवियर ये कहते हैं कि 100% लाइफ डिस्ट्रॉय होती है हर कैटास्ट्रोफ में। बट ऐसा तो नहीं है। 100% लाइफ डिस्ट्रॉय हर कैटास्ट्रोफ में होती है, जो बात सही नहीं है, नॉट ट्रू। क्यों ये बात सही क्यों नहीं है? रीजन ये है इसके पीछे कि अर्थ हिस्ट्री में एक टाइम ड्यूरेशन आया है जिसका नाम है परमियन। परमियन ड्यूरेशन के अंदर लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ, लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन। और लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन के अंदर अराउंड 96% स्पीसीज लॉस हुई है, अराउंड 96% स्पीसीज लॉस। तो 100% तो आज तक कभी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई नहीं है, ये साइंटिफिक डाटा कहते हैं। और कूवियर ने तो सिर्फ अंदाजा लगा के या अपनी थ्योरी डेवलप करके ये बात कही थी, उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं बड़े बड़े। ये एक ड्रॉबैक उनकी थ्योरी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये जो सेपरेट क्रिएशन की बात करते हैं, मल्टीपल क्रिएशन की बात करते हैं, मल्टीपल क्रिएशन भी नहीं हुआ है। हर बार नया क्रिएशन हो, ऐसी बातें यहां पर रियल सेंस में नहीं हुई है प्लेनेट के ऊपर। दूसरा पॉइंट इनकी ड्रॉबैक में ये आ गया। और एक लास्ट तीसरा पॉइंट क्या है, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हर बार एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर कैटास्ट्रॉफ आते हैं, जो कि सही बात नहीं है। कोई कैटास्ट्रॉफ बहुत जल्दी आ सकता है, कोई बहुत लेट आ सकता है, तो रेगुलर कैटास्ट्रॉफ तो नहीं आते हैं। ये छोटे छोटे कुछ बातें हैं, इनके ड्रॉबैक में आ जाएगी। तो ये हुई हमारे पास में कैटास्ट्रॉफ की थ्योरी। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं अपन। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म विच इज बेस्ड ऑन द फॉसिल वाज गिवन। ये 2007 का सवाल है, बहुत पुराना। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी कब दी गई है, कौन सी साल में दी गई है। ऐसे सवाल नहीं आते हैं आजकल, क्योंकि देखो जो सवाल क्वेश्चन बनाते हैं उनको भी पता है कि भाई बच्चा 13 यूनिट पढ़ रहा है, एक जनरल एप्टीट्यूड पढ़ रहा है, उसके दिमाग पे वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर है, फिर ऐसे सवाल क्यों बनाना। और भी तो बहुत सारे टॉपिक है ना। एक सवाल बनाएंगे तो उस सवाल की जगह तो ब्लॉक हो ही जाएगी, जगह रुक जाएगी पेपर के अंदर कि भाई ये तो बन गया। और लिमिटेड सवाल बनाने होते तो आजकल नहीं आते। इसका आंसर आप जरूर याद कर लीजिएगा कि ये फर्स्ट रहेगा, आफ्टर लेमार्क एंड प्रियोर टू डार्विन। डार्विन से पहले और लेमार्क के बाद दिया गया था। कुवियर तो पता नहीं क्यों लेमार्क से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। हर बार पे लेमार्क के बातों में पॉइंट्स में कमियां निकालते रहते थे, बहुत परेशान किया इन्होंने लेमार्क को। चलिए बाद में बात करते हैं इसके बारे में। देखिए दूसरा सवाल हमारा, ये भी जून 2004 का सवाल है, मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना है आपके अकॉर्डिंग तो। द कुवियर्स थ्योरी विच स्टेट्स दैट देयर हैड बीन सेवरल क्रिएशन, जो ये बताती है कि यहां पे मल्टीपल क्रिएशंस हो चुके हैं, each preceded by another due to some large scale geographical disturbances, such theory is termed as। तो जब नाम आ गया कुवियर का तो इनकी थ्योरी का नाम पता लगाना तो बहुत इजी हो जाएगा। कैटास्ट्रोफ की थ्योरी है ये, और तो क्या है। देखो पहले कितने छोटे छोटे सिंपल सिंपल सवाल आते थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। इटर्निटी का मतलब क्या होता है? इटर्निटी का मतलब होता है एंडलेस, जिसका कोई एंड ही ना हो, एंडलेस। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, अनंत। इसका मतलब होता है
विदाउट एंड, जिसका कोई एंड नहीं है। इटर्निटी का ये मतलब होता है, और ये रियल मतलब है, मैं वैसे नहीं बता रहा आपको ई फॉर इटर्निटी, ई फॉर एंडलेस, ऐसा नहीं है। इटर्निटी ऑफ लाइफ। अब आप थोड़ा सा बिना इस थ्योरी को आगे पढ़े, जो मैंने आपको मतलब बताया उससे समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगी। इटर्निटी ऑफ लाइफ, एंडलेस लाइफ, मतलब इसका मतलब यह है कि आज जो लाइफ प्लेनेट के ऊपर है वो लाइफ पास्ट से लेकर और फ्यूचर में पता नहीं कब तक हमेशा रहेगी। दैट इज नोन एज इटर्निटी ऑफ लाइफ। सिंपल है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, life has ever been in existence in the form as it exists today. Life has ever been in existence. Life exist में जब से आई है तब से वो as it is है, जैसी today आज है। आज जैसी लाइफ है वैसी ही लाइफ हमेशा रही है, and will continue to be so forever। ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है। तो मैं आपको इसको एक लाइन में ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यहां से लेकर के और यहां तक सेम लाइफ, ये है इटर्निटी ऑफ लाइफ। एक और पॉइंट है, ये थ्योरी कहती है कि लाइफ का ना तो एंड है ना कोई शुरुआत है। ठीक, थोड़ा सा अलग सा पॉइंट हो गया ये। इट नीदर हैड ए बिगिनिंग नॉर एन एंड एंड हैज नॉट चेंज्ड और इवॉल्व्ड। भाई सीधी सी बात है, जब ये बोल रहे हैं कि लाइफ जैसी आज है वैसी ही पास्ट में थी और वैसी की वैसी फ्यूचर में रहने वाली है, तो इसका मतलब इवोल्यूशन तो होता नहीं है फिर। सो इटर्निटी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग लाइफ इवॉल्व नहीं होती है। आप इन पॉइंट्स पर भी ध्यान देना कि कौन कौन है जो ये बात कहता है कि चेंजेस नहीं आते हैं, स्पीसीज फिक्स होती है। जैसे कैरोलस लीनियस ने कह रखा है टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, जो बन गया सो बन गया एक बार, जैसा का जैसा। ये इटर्निटी ऑफ लाइफ भी यही बात कह रही है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन। थ्योरी इज रिजेक्टेड टुडे, रिजेक्ट होनी थी, है ना, कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, तो ये तो रिजेक्ट होना ही था। नेक्स्ट, डार्विन्स थ्योरी। डार्विन ने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि डार्विन जिस समय पर थे सारे के सारे तो लोग उनके अगेंस्ट थे, काम पब्लिश हो नहीं रहा था, और उसके बाद में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिली नहीं, जीते जी, मरने के बाद तो खूब मिली, आज तक अपन याद कर ही रहे हैं डार्विन को। अब इनकी एक जो फेमस थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, हम आगे पढ़ेंगे जब कभी भी आएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी तो सब लोग जानते ही हो, गिवन कंडीशन के अंदर नेचर जो है वो कुछ फिट इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर लेती है और बाकी को रिजेक्ट कर देती है, ऐसे ऐसे करके। इसके अलावा भी डार्विन ने बहुत सारी थ्योरियां दे रखी हैं। जैसे एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस थ्योरी का क्या मतलब है मैं आपको सब बता देता हूं यहां पर आराम से। और उसके बाद में सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की थ्योरी। डार्विनिज्म जब हम पढ़ेंगे ना तब अपन एक एक थ्योरी को, इनकी एक एक बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके ऊपर बेस्ड जो सवाल आ रखे हैं वो भी करेंगे। आज अपन ज्यादा इसको नहीं छेड़ते हैं। चलिए पैनजेनेसिस की मतलब क्या है वो बताता हूं मैं। पहले मैं आपको मॉडर्न लैंग्वेज में बता देता हूं आज के टाइम पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डार्विन ये कहना चाहते थे कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की हर सेल गैमिट बनाती है, और वो गैमिट ब्लड की मदद से गोनेड्स में चले जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो गोनेड से वो गैमिट है वो पास कर दिए जाते हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉडी की हर एक सेल है वो
पेनजेनिया बनाती हैं। पेनजेनिया का मतलब सीड समझ लीजिए आप, और वो ब्लड के थ्रू बॉडी में ट्रेवल करते करते गोनेड्स में जाके इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर वो यूज कर लिए जाते हैं। इनके अकॉर्डिंग एक और बात कही इन्होंने कि जो गैमिट होता है ना, वो गैमिट एक ऑर्गेनिज्म की रेप्लिका होती है। मतलब उस गैमिट के अंदर इतना मटेरियल है कि उसके जैसा एक और गैमिट मिल जाए तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। बात तो सही है ना? मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट दोनों में डीएनए होता है, हाफ हाफ इक्वल होता है वो भी। अगर दोनों का डीएनए मिल जाए तो एक जाइगोट बन सकता है और जाइगोट से नई लाइफ बन सकती है। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंपल चीजें समझ लेते हैं। अब देखिए, एक्सप्लेन हाउ द कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये थ्योरी इस बात को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती है। कैसे एक्सप्लेन करती है देखिए, ईच एंड एवरी सेल, देखो ईच एंड एवरी सेल पे फोकस करना आप। बॉडी प्रोड्यूस माइन्यूट प्रीमोर्डिया कॉल्ड जेम्यूल्स और पेंजीन्स। आप इनको आज की डेट में गैमिट्स या फिर सीड के इक्विवेलेंट मान के चलो एक बार। बॉडी की हर सेल ये माइन्यूट प्राइमोर्डिया बनाती है जिनको जेम्यूल या पेंजीन्स कहते हैं। फिर क्या करते हैं ये सारे के सारे जेम्यूल्स बॉडी के सारे पार्ट से, फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी, कैरिड बाय ब्लड टू द गोनेड्स, जहां पर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में जाकर के ये इकट्ठा हो जाते हैं और बॉडी के अंदर कैसे ट्रेवल कर रहे हैं? बाय द ब्लड स्ट्रीम। तो सारी सेल्स ये पेंजीन्स बनाएगी, ब्लड में डाल देगी, ब्लड लेके जाएगा इनको गोनेड्स तक। ये है थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। ईच गैमिट रिप्रेजेंट माइन्यूट रेप्लिका ऑफ पेरेंट्स बॉडी। गैमिट पेरेंटल बॉडी की फोटोकॉपी होती है, छोटी सी, ऐसे कहना चाहते हैं ये। ठीक है, अब ये बात गलत है पर आप एक चीज सोच के देखो, गैमिट के अंदर हैप्लॉइड जीनोम होता है ना, तो पेरेंट के पास जो जीनोम है उसका आधा जीनोम तो गैमिट के पास जा ही रहा है। और बेटर टू से कि पेरेंट्स के पास में जो टोटल डिफरेंट क्रोमोसोम्स है वो तो सारे के सारे गैमिट के अंदर है, इसलिए रेप्लिका इस सेंस में बोला गया है इसको। तो ये पेनजेनेसिस की थ्योरी है। अब उसके बाद में थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सेक्सुअल सिलेक्शन अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इस थ्योरी के अंदर क्या बात कही है, मेल्स जो होते हैं ज्यादातर स्पीसीज के, वो फीमेल्स को लेकर के पजेसिव होते हैं, इसलिए वो एनी हाउ ऐसे ट्राई करते रहते हैं कि कोई फीमेल है वो उनको छोड़कर ना जाए। उसके लिए वो प्रोटेक्शन करेंगे, उसके लिए हो सकता है वो बच्चों की पेरेंटल केयर करे, उसको फूड वगैरह ला करके दे, किसी भी तरीके से उसको होल्ड करने की, फीमेल को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फीचर लाने पड़ेंगे। तो मेल के पास अट्रैक्टिव फीचर होते हैं, फीमेल के पास में अट्रैक्टिव फीचर नहीं होते हैं, फीमेल जो है वो मेल को सेलेक्ट करती है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक सारांश निकल के ये आता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मेल एंड फीमेल, वो मॉर्फोलॉजिकली थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, जिसे कहा गया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसके अकॉर्डिंग टू सेक्स यानी कि मेल एंड फीमेल ऑफ ए स्पीसीज आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आगे करेंगे बात इसके बारे में, अभी बस इतना ही है।
तो डार्विन प्रिज्यूम्ड दैट देयर इज ऑलवेज ए कॉन्टेस्ट अमंग मेल्स फॉर द पोजीशन ऑफ फीमेल्स। इतना कह के एक बार छोड़ दो। देन नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। डार्विन की थ्योरी तो नेचुरल सिलेक्शन की है। डार्विन कहते हैं कि नेचर फिट इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने का क्या मतलब है? सेलेक्ट करने का मतलब है जिंदा बचना। यदि हम जिंदा हैं तो हम सेलेक्टेड हैं। जो लोग मर गए हैं उनको नेचर ने रिजेक्ट कर दिया है। तो सिलेक्शन का सीधा सिंपल सा मतलब है कि जिंदा बचने का मौका मिलना, वही सिलेक्शन है। नेचर क्या करती है? फिट इंडिविजुअल्स को जिंदा रखती है, तो उनको मौका मिल गया सरवाइव करने का। अब जो सरवाइव करेगा हो सकता है उसे फ्यूचर में रिप्रोडक्शन का भी चांस मिले, और जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो अपने जीन आगे पास करेगा। कुल मिलाकर के बात क्या हुई हमारे पास में पूरी की पूरी, नेचर जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है, उनको रिप्रोड्यूस करने का मौका देती है, वैसा सा काम ह्यूमन भी कर सकता है। ह्यूमन भी अपने फायदे के लिए ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करता है, फिट ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करता है, उनके बीच में क्रॉसिंग करवाता है, उनसे प्रोजेनीज बनवाता है, उनको फिर और बेटर सेलेक्ट करता रहता है। तो डार्विन ने यह कहा कि जिस प्रकार नेचुरल सिलेक्शन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी प्रकार आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी नई स्पीसीज के ओरिजिन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये वाली बात बड़ी बात है कि जो इंसान नेचर को सब कुछ मान रहा है, वो नेचर के सामने ह्यूमन बीइंग की पावर को भी एक्सेप्ट कर रहा है। वो कहता है कि ह्यूमन भी चाहे तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन करा करा के नई स्पीसीज इवॉल्व करवा सकता है। ये इनकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन की थ्योरी है। Darwin recognized artificial selection exercised by human being as the commonest method for improving the race of domestic animals. जो एनिमल्स को हम अपने घरों में रखते हैं या अपने फायदे के लिए रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, उनकी रेस को इंप्रूव करने के लिए, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस लाने के लिए ह्यूमन बीइंग है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन को एक्सरसाइज करता है, मतलब यूज करता है। एंड कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड प्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटीज, तो उनके लिए वो नई वेराइटीज है प्रोड्यूस करता रहता है। He presumed if new races could be developed by artificial selection, the same is possible in nature. तो वो तो नेचर के अंदर भी पॉसिबल है। बस ये इनकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन का पॉइंट हो गया। तो यहां तक हमने बात करी डार्विन के बारे में। हम डार्विन में इतना ही बात करेंगे। अब एक इंसान है विजमैन, और विजमैन डार्विन के बहुत अच्छे सपोर्टर हैं। वो डार्विन की बातों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि डार्विन ने बहुत अच्छी बातें करी है, और जो समझदार लोग थे उस समय के, उन सब लोगों को डार्विन की बातें सही लगी थी। विजमैन डार्विन के सपोर्टर हैं, पर जो डार्विन ने पैनजेनेसिस का पॉइंट बोला ना कि बॉडी की हर सेल गैमिट बनाती है और वो गैमिट जाके गोनेड्स में इकट्ठे हो जाते हैं, वो बात को इन्होंने डिस्कार्ड किया। इनका एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो हम लेमार्किज्म में वापस पढ़ेंगे कि चूहे थे, उनकी टेल को कट कर दिया, फिर मैटिंग करवाई तो बच्चों में वापस से टेल आ गई, मतलब कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस नहीं हुआ है। तो वो हम लेमार्क के अंदर पढ़ेंगे जब हम लेमार्क का पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, यहां पर हम डार्विन का जो पॉइंट था पैनजेनेसिस वाला, उसको कैसे डिस्कार्ड किया विजमैन ने। अपनी थ्योरी दी थी जर्म प्लाज्म की। पहले मैं एक दो पॉइंट बता देता हूं, फिर इनका काम एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ही वॉज ए सपोर्टर ऑफ डार्विन। तो पहले तो ये नहीं मानना है कि ये डार्विन को मतलब रिजेक्ट किया था इन्होंने, डार्विनिज्म को सपोर्टर थे ये। लेकिन डार्विन की जो पैनजेनेसिस की थ्योरी थी वो इनको फ्यूटाइल लगी, सेंसलेस। फ्यूटाइल का मतलब होता है सेंसलेस। और इन्होंने
लेमार्क का जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाला आइडिया था उसको भी रूल आउट किया। रूल आउट का मतलब हो गया डिस्कार्ड करना, हटाना, डिस्कार्डेड, कि भाई ये बात भी सही नहीं है। खैर वो बात हम लेमार्क की लेमार्किज्म में करेंगे, अभी अपन वापस डार्विनिज्म के ऊपर आ जाते हैं। तो विजमैन क्या कहना चाहते हैं मैं आपको वो समझाता हूं। विजमैन कहते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो बॉडी को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। कौन से दो पार्ट्स? पहला, इसे कहते हैं सोमेटोप्लाज्म, समझ गए होंगे आप, और दूसरे को कहते हैं जर्म प्लाज्म। इनके अकॉर्डिंग जो जर्म प्लाज्म होता है वो गैमिट्स बनाता है, और गैमिट्स हैं वो फ्यूज होकर के नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन, और फिर यही चीज कंटिन्यू चलती रहती है कि नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी भी सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म की बनी हुई है। यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? ये जो जर्म प्लाज्म है, इससे जो गैमिट बने, गैमिट के अंदर जो डीएनए था वो आगे चला गया और उसने वापस से नए ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनवा दी। इसका मतलब यह है कि जो जर्म प्लाज्म है वो तो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, पर जो सोमेटोप्लाज्म है वो सोमेटोप्लाज्म एक ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। सोमेटोप्लाज्म destroys with the death of organism। चलो ये तो डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जर्म प्लाज्म है उसके पास में इतनी पावर है टू प्रोड्यूस न्यू सोमेटोप्लाज्म इन नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन के अंदर वो नया सोमेटोप्लाज्म बनवाएगा। दो गैमिट फ्यूज होंगे और जो गैमिट फ्यूज होंगे तो वो गैमिट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट में जर्म प्लाज्म ही तो आया है ना, तो उससे तो नई बॉडी बन जाएगी। इसका मतलब जर्म प्लाज्म है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के जर्म प्लाज्म भी बनाता है और सोमेटोप्लाज्म भी बनाता है। ये मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा, बहुत इजी सा है और बहुत अच्छा भी है वो डायग्राम। देखिए ये थ्योरी क्या प्रपोज करती है, विजमैन की थ्योरी। पहला पॉइंट, साइटोप्लाज्म दो टाइप का होता है, एक तो सोमेटोप्लाज्म होता है, एक जर्म प्लाज्म होता है। अभी अभी अपन ने वही बात करी है। उसके बाद में जो जर्म प्लाज्म होता है वो गैमिट बनाता है और गैमिट ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में। गैमिट्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं, या मान लीजिए डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। सीधी सी बात तो यही है, कहने वाली समझने वाली बात तो। नेक्स्ट उसके बाद में, और रिमेनिंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ सोमेटोप्लाज्म। मतलब कुछ तो जर्म प्लाज्म की बनी होती है और बाकी की सारी सोमेटोप्लाज्म की बनी होती है। सोमेटिक सेल, जर्म सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, he also said that those changes which occur in the germ plasm are heritable। जब हम लेमार्किज्म पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे कि लेमार्क के अकॉर्डिंग जो एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस है वो कैसे डिस्कार्ड हुआ। विजमैन ने कहा कि जो भी चेंजेस सोमेटिक बॉडी में आएगा वो चेंज कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, वो चेंज उसी ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ खत्म हो जाता है। जर्म सेल्स में यदि कोई चेंज आ जाए तो जर्म सेल्स को तो गैमिट बनाने हैं ना, तो वो चेंज गैमिट में भी जाएगा।
और गैमिट के अंदर जाएगा तो गैमिट्स फ्यूज होके नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे, तो वो चेंज नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये आती है कि जर्म सेल्स में जो चेंज आएगा वही आगे पास होगा। ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट आर नॉट इनहेरिटेड, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट से सोमेटोप्लाज्म में आते हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं। देखो ये वाला डायग्राम बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कि ये जर्म प्लाज्म है, सबसे पहला ये फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि ये जाइगोट है, आप ऐसे समझो ये जाइगोट है। अब इस जाइगोट से एक तो पूरी की पूरी बॉडी बनेगी, सोमा, और उस बॉडी के अंदर कुछ सेल्स है वो जर्म प्लाज्म मतलब जर्म सेल्स रह जाएंगी। यही जर्म सेल्स से डीएनए आगे वाली जनरेशन में पास होगा, तो ये नेक्स्ट जनरेशन है, जनरेशन 2। इसके जाइगोट से नई बॉडी बनेगी और ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगा, उससे फिर से नई बॉडी बनेगी। कुल मिलाकर के क्या कहना चाहते हैं कि जो जर्म प्लाज्म होता है वो तो गैमिट्स की मदद से नेक्स्ट जनरेशंस में पास होता रहता है, और हर जनरेशन पे नया सोमेटोप्लाज्म बनता है, हर जनरेशन पे नई बॉडी बनती है, हर जनरेशन के ऊपर नया सोमेटोप्लाज्म बनता है। जर्म प्लाज्म पास होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, लेकिन सोमेटोप्लाज्म कभी भी पास नहीं होगा। इसका मतलब हर बार जर्म प्लाज्म है वो नए सोमेटोप्लाज्म का निर्माण करेगा। इसका मतलब जर्म प्लाज्म के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ हिस्सा तो जर्म प्लाज्म के जैसा रख लेता है और कुछ हिस्से से वो नई बॉडी भी बना देता है। देखिए आपके सामने, द हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि जर्म प्लाज्म इज ट्रांसमिटेड ओनली बाय गोनेड्स, केवल गोनेड से ट्रांसफर होता है। सोमेटिक सेल्स डेवलप afresh इन ईच जनरेशन फ्रॉम द जर्म प्लाज्म, यानी कि सोमेटिक सेल है वो हर बार एकदम फ्रेश बनती है, नई नई बनती है, और जर्म प्लाज्म वही कंटिन्यू रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हुआ हमारे पास में इस थ्योरी के बारे में। तो यहां तक तो बात हो गई। अब अपन इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। इसेंशियल फीचर्स ऑफ द थ्योरी सिंपल है, जैसे ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। पहला तो होता है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म जर्म सेल्स में होता है और ये पास होता है ऑफ स्प्रिंग के अंदर, बात हो गई पीछे। दूसरा सोमेटोप्लाज्म, बाकी की बची हुई बॉडी है वो सोमेटोप्लाज्म होती है, ये पास नहीं होता है। इन जर्म प्लाज्म some minute complex structures are present which are known as determinants। ये आप जरूर याद करना। किसने क्रोमोसोम्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में डिफाइन किया था? विजमैन ने। कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स हैं वो डिटरमिनेंट के इक्विवेलेंट है, या डिटरमिनेंट्स किसके इक्विवेलेंट्स होते हैं? डिटरमिनेंट्स वो होते हैं जो किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करे। तो ये बात एक्चुअली डीएनए की ही कर रहे थे, पर चलो ठीक है, इनको नॉलेज उतना नहीं रहा होगा तो ये एग्जैक्टली नहीं बता पाए कि भाई क्रोमोसोम है या फिर डीएनए है या फिर जीन्स है। इन्होंने इतनी बात कह दी, वो भी बड़ी बात है। उस समय में जर्म सेल्स के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होती हैं जो डिटरमिनेंट्स कहलाती हैं, और वो डिटरमिनेंट्स का मतलब क्रोमोसोम है। नेक्स्ट बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन दीज डिटरमिनेंट्स। डीएनए के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, बस वही है, कैरेक्टर्स होते हैं इन द सेंस कैरेक्टर कंट्रोल करने की पावर होती है। ये इस थ्योरी के कुछ फीचर्स हैं। आगे देखो और कुछ कुछ बातें। जर्म प्लाज्म इमॉर्टल होता है। जो अपने डायग्राम देखा था ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी में जर्म प्लाज्म तो पास ऑन होता रहता है, लेकिन सोमेटिक सेल्स हर बार नई बनती है। सोमेटोप्लाज्म इज मोर्टल एंड डाइज विद द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे ही डेथ होती है ऑर्गेनिज्म की, उसके साथ उसकी बॉडी भी खत्म हो जाती है, लेकिन उससे पहले उसने अपना जर्म प्लाज्म
पास कर दिया होता है, रिप्रोडक्शन वो कर चुका होता है। ओनली दोज वेरिएशंस विच अपीयर इन जर्म प्लाज्म वही आगे पास होते हैं। तो यही बात रिपीट हो गई वापस से अपनी, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब एक छोटी सी चीज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि यदि एक गैमिट में जितना डीएनए है उसके जितना डीएनए दूसरे गैमिट से भी मिल जाए तो एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो जर्म प्लाज्म होता है वो एडिटिव होता है। जर्म प्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ एड्स, यानी एडिटिव होता है, ये एडिटिव होता है। एक गैमिट, ये लेट से कि कोई मेल गैमिट है, इस मेल गैमिट के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए है, और ये सपोज करिए कि फीमेल गैमिट है, एग है, इसके भी न्यूक्लियस में डीएनए है। यदि ये दोनों आपस में मिल जाए तो इनके मिलने से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। इसका मतलब जर्म प्लाज्म है वो कंपोज ऑफ एड्स, दैट इज इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन ऑफ जर्म प्लाज्म कंटेन ऑल काइंड ऑफ डिटरमिनेंट। जितने जीन गैमिट के अंदर है, स्पर्म के अंदर है, उतने के उतने जीन्स एग में भी है उसी स्पीसीज के। बस यही बात तो कही इन्होंने। प्रेजेंट इन द पेरेंट बॉडी और विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। जितना डीएनए एक गैमिट में उतना डीएनए दूसरे गैमिट में। इन द फर्टिलाइज्ड एग these eggs from both the parent are contributed in equal amount। दोनों पेरेंट से जो इक्वल अमाउंट में आए हैं वो ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये अपनी थ्योरी विजमैन की थी इतनी। अब हम बात करते हैं डी व्रिज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। ये तो छोटी सी पॉइंट है, खाली कुछ नहीं इसके अंदर। डार्विन की जब थ्योरी पढ़ेंगे तो डार्विन ये कहते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस आते हैं, पॉपुलेशन के मेंबर्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं। पर उनसे जब ये पूछा गया कि ये वेरिएशन क्यों आते हैं तो इसका जवाब नहीं था डार्विन के पास में। होता भी कैसे, उतना नॉलेज भी नहीं था, बेचारे वोयाज के ऊपर थे, लेबोरेटरी में थोड़ी थे कि उनके पास रिसर्च पेपर आते जाएं या नया रिसर्च के लिए वो अपडेटेड रहे, ऐसा कुछ तो था ही नहीं। अब आप सोचो कि जो इंसान अपना सारा कामकाज छोड़ के, सारी टेक्नोलॉजी छोड़ के एकदम से निकल पड़ा है तो उसको नई बातें पता भी कैसे चलेगी। डार्विन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस कैसे आते हैं, तो बस वो जवाब देने में विफल रहे, फेल हो गए। डी व्रिज ने डार्विन को सपोर्ट करते हुए उनके सवालों के कुछ जवाब दिए। वेरिएशन कैसे आते हैं? म्यूटेशन से आते हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उनमें म्यूटेशंस प्रेजेंट है। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, आप खुद देख लीजिए, 2 लाइनें लिखी हुई हैं खाली। डार्विन in his theory of natural selection described the occurrence of variations। डार्विन ने यह तो बताया कि वेरिएशंस आते हैं, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन द मेथड ऑफ देयर ओरिजिन। कैसे आते हैं वेरिएशन नहीं बता पाए। तो इसके लिए अब क्या किया इन्होंने? थ्योरी दे दी म्यूटेशन की। He emphasized on small and cumulative variations। डार्विन ने तो यह भी कहा था कि छोटे छोटे वेरिएशंस हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और बाद में बड़े वेरिएशंस बन जाते हैं, मतलब माइक्रो एवोल्यूशन लीड टू मैक्रो एवोल्यूशन वाली बात। डी व्रिज सजेस्टेड दैट वेरिएशंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन आर सडन एंड लार्ज व्हिच आर कॉल्ड म्यूटेशंस और साल्टेशंस। अब ये नया टर्म है साल्टेशंस, ये भी याद कर लेना। साल्टेशंस क्या होते हैं या साल्टेशंस किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये म्यूटेशन को ही बोला गया है। तो डी व्रिज ने इतना सा कहा कि जो चीज वेरिएशन के लिए जिम्मेदार है
वो छोटी या बड़ी हो सकती है, इसे म्यूटेशन या साल्टेशन कहते हैं। इतनी सी इनकी थ्योरी है। नेक्स्ट, रिकैपिटुलेशन थ्योरी ऑफ हीकल, अर्नेस्ट। अर्नेस्ट हीकल ने एक बड़ी छोटी सी सिंपल सी बात कही, रिकैपिटुलेशन, रिपीट करना, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। क्या मतलब होता है इसका? बड़ा सिंपल है। रिकैपिटुलेशन का मतलब होता है टू रिपीट, रिपीट करना। मतलब ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट्स, रिकैपिटुलेट्स का मतलब बताया मैंने रिपीट, फाइलोजेनी का मतलब होता है हिस्ट्री, ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन की हिस्ट्री को रिपीट करता है डेवलपमेंट। कैसे? सिंपल चीज बताता हूं मैं एकदम से। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके जीवन की शुरुआत जाइगोट से हुई, जाइगोट से मोरूला स्टेज आई, मोरूला से ब्लास्टुला स्टेज आई, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला स्टेज आई, गैस्ट्रुला स्टेज में इसेंशियल सेल मूवमेंट हुई, तो उसके कारण ऑर्गेनोजेनेसिस चालू हो गया, एम्ब्रियो बन गया, फिर उसका बर्थ हुआ, बर्थ के बाद में धीरे धीरे वो एडल्ट बनता गया। यह है एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ की शुरुआत से लेके एडल्ट बनने तक का डेवलपमेंट, एक सेल से एडल्ट बनने तक का। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो जो ऑर्गेनिज्म था जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक जाइगोट से करी, जब उसके बच्चे होंगे तो उसके बच्चे भी वही चीज को रिपीट करेंगे ना। उसके बच्चे भी अपनी जाइगोट स्टेज में होंगे, उनमें भी मोरूला ब्लास्टुला गैस्ट्रुला आएगा, फिर एम्ब्रियो बनेंगे, फिर बर्थ होगा, फिर एडल्ट बनेंगे। उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसकी लाइफ की शुरुआत भी ऐसे ही होगी ना। इसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, हर ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट की वो सारी स्टेजेस को रिपीट कर रहा है जो उसके एंसेस्टर्स ने रिपीट करी है, जो उसके एंसेस्टर्स ने फॉलो करी है, ऐसे समझिए। अब इस चीज को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे समझिए। एक स्पीसीज अपने डेवलपमेंट की स्टेज को रिपीट करती जाती है, दैट इज नोन एज रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। दोबारा आएगा ये चीज और वापस से अच्छे से समझाऊंगा, अभी के लिए इतना ही। देखिए एक डायग्राम जो सबसे फेमस डायग्राम है इसके लिए, यहां पर आपको कुछ स्पीसीज के एम्ब्रियो दे रखे हैं, जैसे फिश का एम्ब्रियो, सेलेमेंडर का एम्ब्रियो, टॉर्टोइस का, चिक, हॉग, काफ, रैबिट एंड लास्ट में ह्यूमन का। इन सारे के सारे एम्ब्रियो की शुरुआती स्टेज देखिए, लगभग लगभग एक जैसे से दिख रहे हैं। ये दो एम्ब्रियो देखिए, कुछ ज्यादा डिफरेंस सा मेरे को लग ही नहीं रहा है। इन दोनों एम्ब्रियो में मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। इन तीन एम्ब्रियो, चार एम्ब्रियो के अंदर भी मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भले ही डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स हैं, फिश, सैलेमेंडर, रैबिट, टॉर्टोइस वगैरह वगैरह, पर इनके सारे एम्ब्रियो एक जैसे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी स्पीसीज कॉमन एंसेस्टर से बनी हुई होगी, इसलिए वो एंसेस्ट्री को रिपीट कर रहे हैं, ये कि हमारे एंसेस्टर भी ऐसे ही थे। उसके बाद में आगे जाके देखो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है। ये दो एम्ब्रियो लगभग एक जैसे, ये दो लगभग एक जैसे, और ये बाकी के चार लगभग एक जैसे। हाँ, लास्ट डेवलपमेंट होते होते स्पीसीज स्पेसिफिक डेवलपमेंट होगा, तब तो अपनी अपनी स्पीसीज के अकॉर्डिंग इनकी मॉर्फोलॉजी हो जाएगी, पर तब तक के लिए तो ऐसे लग रहा ना कि ये तो सेम सेम से ही है। इसे कहते हैं ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। डेवलपमेंट ओरिजिन हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है, वही स्टेजेस आती हैं जो एंसेस्टर्स में आ रखी हैं।
तो ये होता है हीकल की थ्योरी, इसके बारे में बाद में अपन और चर्चा करेंगे। देन थ्योरी ऑफ ऑर्थोजेनेसिस, बड़ी सिंपल सी, बड़ी छोटी सी थ्योरी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर ऑर्थोजेनेसिस की थ्योरी में। देखो एक चीज बताता हूं मैं पहले तो आपको, ऑर्थो शब्द का मतलब होता है पुराना, रूढ़िवादी, जो चेंजेस में बिलीव नहीं करता है। जैसे पहले के जो लोग होते थे ना, उनका एक अपना नियम होता था कि दुनिया चाहे बदलती रहे, हम तो ये मानते हैं, हम तो यही मानेंगे। उनको हम ऑर्थोडॉक्स कहा करते थे कि दादाजी तो बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, ये तो आज के जमाने के साथ बदलना ही नहीं चाहते हैं, ये तो अपने पुराने रीति रिवाजों को निभा रहे हैं, ये तो अपने पुरानी थॉट के साथ आगे चल रहे हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स पर्सन। अब ऑर्थोजेनेसिस का मतलब क्या है? जब कुछ भी नया हुए बिना कोई स्पीसीज बन जाए तो उसे कहते हैं ऑर्थोजेनेसिस। ऑर्थोजेनेसिस लेमार्किज्म का भी नाम है, जिसके अंदर कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं आता, ब्रांच नहीं निकलती नई, एक लाइन के अंदर इवोल्यूशन होता है, इसे ऑर्थोजेनेसिस कहते हैं। वेल, ऑर्थोजेनेसिस की बात अगेन अपन को लेमार्किज्म के अंदर करनी पड़ेगी, मैं आपको वापस वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्थोजेनेसिस थ्योरी, variations occur along certain definite direction or lines guided by some undefined or inherent mystical force। अब ऐसी बात करोगे तो ऐसी बातें बोलनी पड़ेगी आपको। क्या बोल रहा है ये थ्योरी, देखो। The term orthogenesis was developed by Haeckel in 1893। ये थ्योरी क्या कह रही है? ये थ्योरी कहती है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, लेट सपोज ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आ रहे हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते आते एक नई स्पीसीज बन गई है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स नए बन गए हैं। क्या आ रहे हैं इनके अंदर? चेंजेस। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, वेरिएशंस अकर अलोंग सर्टेन डेफिनेट लाइन, डेफिनेट डायरेक्शन, गाइडेड बाय सम डिफाइंड एंड इनहेरिटेड मिस्टिकल फोर्स। यानी यहां कोई साइड में तो डायरेक्शन नहीं निकल रही है, देयर इज नो न्यू डायरेक्शन, नो न्यू डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, उसी के अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं बस। इसे कहते हैं ऑर्थोजेनेसिस। टर्म किसने दिया? हीकल ने। दो व्यूज हैं ऑर्थोजेनेसिस के लिए। एक व्यू तो ये कहता है कि ये चेंजेस मिस्टिकल है, पता नहीं कैसे आ रहे हैं, मिस्ट्री है, इनके पीछे कोई राज छिपा हुआ है। दूसरा कहता है कि भाई नहीं, ये उसके अंदर जो इनहेरिटेड मैटर है या फिर जो जेनेटिक मैटर है उसके कारण आते हैं। देयर आर टू व्यूज रिगार्डिंग ऑर्थोजेनेसिस। पहला है कार्ल वॉन नेगली। नेगली क्या कहते हैं? नेगली कहते हैं कि कुछ मिस्टिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करवाते हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच ब्रिंग अबाउट द पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। कुछ छिपे हुए राज होते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कराते हैं, उसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ये तो कोई डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। द थ्योरी इज मियरली मिथिकल एंड हैज नो साइंटिफिक बेसिस। होगा भी कैसे? ऐसी बातों का कोई आधार तो होता नहीं है, बेस तो होता नहीं है, तो ये थ्योरी है वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, थियोडोर ईमर। थियोडोर ईमर है वो अलग तरीके से सोचते हैं। वो कहते हैं कि लाइंस ऑफ इवोल्यूशन आर डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ। जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है उसके ऊपर बेस्ड होता है एवोल्यूशन। हां, अब ये जो इनहेरिटेंस होती है एक्वायर्ड कैरेक्टर की, वो अलग बात है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर होता रहेगा, पर ऑर्गेनिक ग्रोथ है उससे होगा एवोल्यूशन।
तो दो सपोर्टर्स या दो तरीके के पॉइंट्स हैं ऑर्थोजेनेसिस के अंदर, बट कुल मिला के बात यह है कि उसी स्पीसीज में चेंजेस आएंगे, नई स्पीसीज या नई डायरेक्शन वहां से नहीं निकलेगी, इसे ऑर्थोजेनेसिस कहते हैं। बाकी बातें हम ऑर्थोजेनेसिस किसके अंदर पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अपन जब अपन लेमार्किज्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरी, आइसोलेशन थ्योरी। आइसोलेशन थ्योरी क्या कहती है? आइसोलेशन थ्योरी कहती है कि यदि नेचर में किसी भी प्रकार से एक स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाए तो नई स्पीसीज बन सकती है, जो कि डार्विन ने कहा था। बहुत अच्छा पॉइंट है ये आइसोलेशन थ्योरी। क्या कहती है देखिए, द रोल ऑफ आइसोलेशन ऑफ इवोल्यूशन इन इवोल्यूशन वाज फर्स्ट एम्फेसाइज्ड बाय एम वेंगर। आइसोलेशन का रोल समझाया इन्होंने। क्या कहा? एनी फैक्टर और मैकेनिज्म which separates the individual of a species into groups so that these are unable to intermingle, यानी कि वो रिप्रोडक्शन ना कर पाए, वो मैटिंग ना कर पाए, इनब्रीडिंग ना कर पाए, constitutes the isolating mechanism and is helpful in the progress of evolution। सिंपल बताता हूं मैं। जैसे मान लो ये है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अभी तो ये सारे मिलके एक साथ रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं तो आपस में मैटिंग भी कर पाते हैं ये, तो इनका इंटरमिंगल हो रहे हैं ये, या इनब्रीडिंग कर पा रहे हैं। अब कोई ऐसा फोर्स मैकेनिज्म कुछ तो यहां पे अप्लाई हुआ, एनी फैक्टर और मैकेनिज्म, जिसके कारण ये जो एक ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स थे, अब ये मान लो छोटे छोटे 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो गए, और ये इस प्रकार से डिवाइड हुए कि आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा इनमें। जो एक ग्रुप के हैं वो तो कर पाएंगे, पर पहले तो सारे ही मिक्सअप होके रह रहे थे, पर अभी देखो कितना डिफरेंस आ गया। सो ये थ्योरी कहती है कि इनमें जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाता है, तो हो सकता है ये फ्यूचर में जाके स्पीसीज एक्स बना ले, ये फ्यूचर में जाके स्पीसीज वाई बना ले, और ये फ्यूचर में जाके स्पीसीज जेड बना ले। क्यों? क्योंकि इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गया। स्टार्टिंग के अंदर लेट सपोज कि ये सारे स्पीसीज ए के थे, 3 छोटी छोटी पॉपुलेशंस में डिवाइड हो गए हैं, और वो अब आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं। ये हम स्पेशिएशन के अंदर पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज की प्रोसेस पढ़ेंगे, स्पेशिएशन, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आइसोलेशन थ्योरी है। इट वॉज सपोर्टेड बाय जॉर्डन, केलॉग, गुलिक एंड क्रॉम्प्रॉन। इन्होंने सपोर्ट किया। खैर, सपोर्ट करने वाली बात है वो तो आप मत याद रखना, बट आइसोलेशन का मतलब क्या होता है वो जरूर याद रखना। आइसोलेशन की इस थ्योरी के बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सिंपल पॉइंट के बारे में, लॉ ऑफ पार्सिमोनी। यदि आपको एग्जाम के अंदर इवोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो लॉ ऑफ पार्सिमोनी आपको क्लियर होना चाहिए। लॉ ऑफ पार्सिमोनी क्या कहता है? जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर 2 चीजें दिख रही हैं, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है। उसके 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, और एक रास्ता एकदम सिंपल है, सीधा है। जो चीज ज्यादा इजी हो, जो चीज ज्यादा सिंपल हो, जिस चीज को सब लोग आसानी से मान ले, जिस चीज के लिए ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना किए जाएं, वही चीज को इवोल्यूशन के अंदर ज्यादा सही माना जाता है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि नेचर में इवोल्यूशन देखने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा हमेशा नहीं रहता है। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो हजारों लाखों साल तक खुद जिंदा रहे और वो सबको ये बता दे कि मैंने इवोल्यूशन देखा है।
मैंने देखा है कि उस समय ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, ऐसा हुआ नेचर में, नहीं। इवोल्यूशन इज मेजरली बेस्ड अपॉन फॉसिल्स। तो अब फॉसिल्स तो हमें एकदम परफेक्ट मिलते नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, हम बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एजम्पशंस लगाते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा, ये रहा होगा, ऐसा कुछ प्लांट्स रहे होंगे। क्या वो बातें गारंटीड एकदम सही है? नहीं, बट वो बातें इतनी ज्यादा सही है कि उनको गलत साबित करने में बहुत जोर आएगा, तो हम वो सही मान लेते हैं। पार्सिमोनी का लॉ क्या कहता है कि जब आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हो, तो आप उन दोनों में से वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करो जो ज्यादा इजी हो, जिसको आसानी से माना जा सके। सिंपल कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ पार्सिमोनी को मैं आपको दो तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए कि एक क्लासरूम के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक के ऊपर 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया। सपोज कि इवोल्यूशन है या सपोज लेमार्क है, और 10 स्टूडेंट को यह बोला कि आप सब लोग लेमार्क के ऊपर एक पेज लिख के लेके आओगे, और अगले दिन सारे स्टूडेंट्स ने एग्जैक्ट सेम टू सेम पेज लिखा, एग्जैक्ट सेम टू सेम, फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक सब कुछ सेम था। तो अब दो तरीके के यहां पर स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। पहला स्टेटमेंट, 10 स्टूडेंट्स का दिमाग एक समय पर एक जैसा चला और सब लोगों ने सेम टू सेम पैराग्राफ लिखा। दूसरा, 10 स्टूडेंट्स में से किसी एक ने वो पैराग्राफ लिखा, बाकी लोगों ने उसकी जीरोक्स कॉपी करवाई है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से जो स्टेटमेंट सही है, ज्यादा इजी है, जिसको सब लोग आसानी से एक्सेप्ट कर सकेंगे, वो चुन लीजिए। तो चीज आपको समझ में आई? इसे कहते हैं लॉ ऑफ पार्सिमोनी। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। हमें जब कभी भी सब लोगों को एक ही बात के ऊपर कन्वे करना होता है, तो हमको कुछ ऐसा पॉइंट रखना चाहिए जो पॉइंट सबसे कम गलत हो। तो जब भी आपके सामने एग्जाम में सवाल आएगा, तो उस सवाल का जवाब आपको इस प्रकार से देना है कि जो स्टेटमेंट सबसे कम गलत है वही सबसे ज्यादा सही है। तो लॉ ऑफ पार्सिमोनी इसको अपन बोलते हैं। अब मैं आपको लॉ ऑफ पार्सिमोनी बताऊंगा किस प्रकार अप्लाई होता है। एक थ्योरी दे रखी है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? पुराने समय में आज जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे प्लेनेट के ऊपर, वो सारे जुड़े हुए थे। यानी कि पुराने समय पर जो लैंड मास है पूरे पृथ्वी का, वो जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसमें ड्रिफ्ट आए, टूटा, वो टूट के सेपरेट हुआ और मूव करता करता एक दूसरे से थोड़े वो ज्यादा दूर चले गए। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी है। पर ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें क्या और कैसे एक्सप्लेन करती है, वो मैं आपको बता देता हूं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई एक स्पीसीज दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पाई जाए, तो इसका मतलब यह होता है कि वो स्पीसीज कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने से पहले ही ओरिजिनेट हो चुकी थी। जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको, एकदम सिंपल सी चीज है। मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के यहां गए हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद में कोई एक आदमी आता है और वो सपोज करिए कि आपको 2 टी शर्ट्स देके चला जाता है सेम कलर की। आप वो टी शर्ट लेते हैं, एक आपका फ्रेंड ले लेता है, एक आप ले लेते हैं, और फिर आप अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जब आप मिलते हैं, तो आपके फ्रेंड के पास में 2 टी शर्ट्स होती हैं और आपके पास तो एक ही टी शर्ट है। एक टी शर्ट और उसके पास कहां से आई?
इसका मतलब जब आप जा चुके थे उसके बाद कोई आया जो उसको टी शर्ट देके गया है। जब किसी कॉन्टिनेंट के ऊपर, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट के ऊपर सेम स्पीसीज प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब यह होता है कि वो स्पीसीज तभी इवोल्व हो गई थी जब वो कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे ऐसे, और जब वो कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गए तो एक कॉन्टिनेंट के ऊपर नई स्पीसीज आ गई, तो वो स्पीसीज यहां तो आ नहीं सकती है। इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी, सबसे पहले एल्फ्रेड वैगनर ने दी। उसके बाद में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दैट कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड इनिशियली and got drifted apart over 300 million year time। सबसे पहले तो वो सारे के सारे जुड़े हुए थे और फिर उसके बाद में ड्रिफ्टेड अपार्ट मतलब वो सेपरेट हो गए। उन्होंने ये पाया कि फॉसिल्स ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर रेप्टाइल इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, सेम फॉसिल अफ्रीका में भी मिला और साउथ अमेरिका में भी मिला। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों के दोनों जुड़े हुए थे। अब मैं आपको यहां एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं इस स्लाइड के ऊपर, इजी रहेगा अपने लिए। जैसे सपोज करो ये कोई एक कॉन्टिनेंट है, सिंगल कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के ऊपर स्पीसीज ए इवॉल्व हुई, ये ऐसे स्पीसीज ए के मेंबर्स है। अब उसके बाद में इसमें ड्रिफ्ट आया। ड्रिफ्ट का मतलब होता है टूटना, टूट गया, ये टूटा तो ये दो पार्ट्स में ये ऐसे सेपरेट हो गया। लेकिन स्पीसीज ए तो पहले ही इवॉल्व हो चुकी थी ना, तो कुछ मेंबर्स इसके दोनों पार्ट्स के ऊपर रह गए। अब समय के साथ मान लीजिए कि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर एक नई स्पीसीज और इवॉल्व हो जाती है। ए तो पहले ही थी, तो ए स्पीसीज के मेंबर्स तो दोनों कॉन्टिनेंट के ऊपर आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे, लेकिन एक के ऊपर स्पीसीज बी और है और मान लीजिए दूसरी पे स्पीसीज सी है। तो अब आप क्या स्टेटमेंट देंगे, कैसे समझाएंगे कि ये क्या हो रहा है यहां पे? तो आप ये कहेंगे कि दोनों कॉन्टिनेंट के ऊपर स्पीसीज एक कॉमन है। इट मींस ए का ओरिजिन कब हुआ? ए originated when both continents were joined। जब दोनों के दोनों जुड़े हुए थे तब उसका एवोल्यूशन हुआ। और बी और सी के बाद में, बी और सी के बारे में क्या कहेंगे? बी एंड सी इवॉल्व्ड सेपरेटली। आफ्टर ड्रिफ्ट ऑन रेस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स। अलग अलग, जिस पे बी है उस पे बी इवॉल्व हुई और जिस पे सी है उस पे सी इवॉल्व हुई। तो ये होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। अब इस डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छा डायग्राम है। इससे हमको क्या समझ में आएगा? देखो, जो हर कलर है वो कलर रिप्रेजेंट करता है कि उसके स्पीसीज के फॉसिल्स कहां कहां से मिले। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अपन इसको देख लेते हैं। फॉसिल रिमेन्स ऑफ Cynognethus, a Triassic land reptile approximately 3 million long। इसके फॉसिल साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका दोनों में मिले, साउथ अमेरिका में भी मिले और साउथ अफ्रीका में भी मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये फॉसिल, जब ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ तब अफ्रीका और साउथ अमेरिका जुड़े हुए थे। उसके बाद आज तो सेपरेट है, पर पहले तो ये जुड़े हुए थे। उसी प्रकार दूसरा देख लिए,
फॉसिल रिमेन्स ऑफ द फ्रेश वाटर रेप्टाइल मीजोसोर्स। मीजोसोर्स कहां मिलता है? साउथ अमेरिका में भी और अफ्रीका में भी, यहां दोनों जगह के ऊपर ये मिलता है। इसका मतलब ये दोनों पहले जुड़े हुए थे। ये देखो, fossil of the fern Glossopteris found in all of the southern continents show that they were once joined। ये ग्रीन वाली लाइन देखो, हर जगह पे ग्लोसोप्टेरिस है वो पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा हर जगह पर है ये। तो अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये सब जगह अलग अलग इवोल्व हुआ। ये तो वही बात हो गई कि 10 लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा और 10 के 10 लोग हैं उन्होंने डिट्टो सेम टू सेम पैराग्राफ लिख लिया। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो यही कह सकते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म उस समय था जब सब जुड़े हुए थे। देन उसके बाद में फॉसिल एविडेंसेस ऑफ द ट्राइएसिक लैंड रेप्टाइल लिस्ट्रोसॉर्स, ये आपको अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन सब जगह पे मिलता है। साउथ अमेरिका के अंदर नहीं मिलता है ये। इसका मतलब ये साउथ अमेरिका जब सेपरेट हो गया होगा उसके बाद इवोल्व हुआ होगा, जब ये तीनों जुड़े हुए थे। आपको ये फॉसिल्स के नाम भी याद रखने हैं, कौन सा फॉसिल कौन से कॉन्टिनेंट में मिला, क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर अब आ सकता है। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्पीसीज दो अलग अलग कॉन्टिनेंट पर प्रेजेंट हो या उसके फॉसिल प्रेजेंट हो, इसका मतलब वो दोनों कॉन्टिनेंट पहले जुड़े हुए थे। और अगर कोई स्पीसीज एक ही कॉन्टिनेंट पे हो तो इसका मतलब वो सेपरेशन के बाद इवोल्व हुई है। चलिए अब देखो कुछ सवाल हैं जो आ रखे हैं एग्जाम के अंदर, अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, ऑस्ट्रिच, रिया, इमू, आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब पॉसिबल, explanation that is given by evolutionary biologist for this discontinuous observation? ऐसा क्यों? तो कई रीजन दे रखे हैं। जैसे कि ये बर्ड्स हैं, पहले तो उड़ सकते थे, तो पहले उड़ सकते थे तो उड़ उड़ के सब जगह चले गए, और बाद में इनकी जो फ्लाइट एबिलिटी है वो लॉस हो गई, फिर वो नहीं उड़ पाए तो वहीं रह गए। ये बात तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हजारों किलोमीटर तक उड़ उड़ के जाना, इनको किसी ने कहा थोड़ी था कि आप सब जगह चले जाना फिर फ्यूचर में आप सब जगह मिलोगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता। प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन ट्रांसपोर्टेड दीज बर्ड टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, क्या ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन ने हर जगह पहुंचा दिए हो? नॉट पॉसिबल। और प्री हिस्टोरिक है, कैसे पहुंचाए होंगे? ट्रांसपोर्ट के साधन थे क्या? द बर्ड्स ऑल्दो फ्लाइटलेस may have used drifting logs to cross the ocean and reach over continents। मतलब ये बर्ड्स ने क्या किया, समुद्र के अंदर बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े हैं उन पे बैठ बैठ के ये चले गए। ऐसा थोड़ी होता है, हजारों किलोमीटर की यात्रा थोड़ी कर पाएंगे ये। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? ऑल द कॉन्टिनेंट्स यूज्ड टू बी वन सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट अर्लियर and the flightless birds were isolated after the breakup of the land masses। तो ये बात तो फिर भी डाइजेस्ट हो सकती है कि सारे सुपर कॉन्टिनेंट थे एक। नेक्स्ट देखो, ऐसा सा ही सिंपल क्वेश्चन फिर से आ गया। टाइगर्स श्रीलंका में नहीं होते, इंडिया में होते हैं। मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, जैसे लेट्स से कि ये इंडिया है और ये इधर ये श्रीलंका है, यहां पर टाइगर्स है और श्रीलंका में नहीं है। लेपर्ड्स आर सीन बोथ, लेपर्ड है वो इंडिया में भी है और लेपर्ड है वो श्रीलंका में भी है। कैसे जस्टिफाई करोगे आप इसको? टाइगर कब इवॉल्व हुए? सेपरेशन के बाद। और लेपर्ड कब इवॉल्व हुए? जब इंडिया एंड श्रीलंका इस तरीके से ज्वाइन रहे होंगे तब। तो ये तो हो गए लेपर्ड और ये हो गए टाइगर्स। क्या आएगा? टाइगर्स आर नॉट गुड स्विमर्स। अच्छा, टाइगर अच्छे स्विमर नहीं थे, तैर के तो जाना ही नहीं है भाई, इतनी दूर तक तैर के जाएंगे कैसे, वो भी समुद्र के अंदर। श्रीलंकन्स हैव रिमूव्ड टाइगर ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग, श्रीलंका के लोगों ने सारे टाइगर्स मार दिए, ऐसा भी नहीं पॉसिबल हो सकता। इंडिया ने बहुत ज्यादा केयर की है टाइगर्स की, गलत बात है।
लेपर्ड ओरिजिनेटेड बिफोर सेपरेशन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आ गया बात वही, तो बस ये हमारा आंसर रहेगा चौथा। आगे बात करते हैं, एक और सवाल। Fossils of the same species of freshwater reptiles have been found in South America and Africa। अभी जो पीछे मैंने बोला वही है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? The same species originated and evolved independently in these two places। दो अलग अलग जगह पर एग्जैक्ट सेम स्पीसीज कैसे बन सकती है? क्योंकि सेम स्पीसीज का मतलब हो गया कितना सारा डीएनए होता है जो दोनों के अंदर है और वो सेम टू सेम हो गया, नॉट पॉसिबल, इसलिए ये तो नहीं होगा। स्पीसीज माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका टू एस्टैब्लिश न्यू पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका। अफ्रीका से वो माइग्रेट होके चली गई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? स्पीसीज माइग्रेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका टू, ये रिवर्स दे रखा है, गलत है ये भी। सबसे सिंपल, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका वो जॉइंड थे पहले, स्पीसीज इवॉल्व हुई, बाद में सेपरेशन हुआ, तो दोनों जगह उसके एविडेंसेस आज भी देखने को मिलते हैं। सिंपल तो यही चीज समझ में आती है। नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया और इंटरप्लेनेटरी और कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब सिंपल सी बात है, पैनस्पर्मिया इसका मतलब होता है सीड्स ऑफ अदर प्लेनेट। ये थ्योरी कहती है कि हमारे प्लेनेट के ऊपर जो लाइफ है वो लाइफ हमारे प्लेनेट की नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कहीं ना कहीं हो सकता है लाइफ थी और वहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए और आकर के हमारे पृथ्वी के ऊपर लाइफ का शुरुआत इन्होंने किया। यह थ्योरी है कॉस्मोजोइक थ्योरी, इंटरप्लेनेटरी थ्योरी या पैनस्पर्मिया थ्योरी। उसके बाद डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया आएगा, वो अलग है, पहले इसको समझ लीजिए। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी पर जो जीवन है वो पृथ्वी का नहीं है, वो किसी और प्लेनेट का है। किसी और प्लेनेट के ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लेनेट पे आए और उन्होंने यहां पर लाइफ की शुरुआत करी। देखिए कैसे। सबसे पहले दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय रिस्टर एंड स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय अर्नियस। इन्होंने सपोर्ट करी, इन्होंने दे रखी है, जो मैंने बताया वो होगा यहां पे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉस्मोस। लाइफ है वो पूरे कॉस्मोस में फैली हुई है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिंग स्पोर्स, रेजिस्टिंग स्पोर्स की फॉर्म में, जिनको कॉस्मोजोआ कहते हैं। कॉस्मोजोआ आर द रेजिस्टिंग स्पोर्स। अब इन्होंने ऐसे क्यों बोला कि रेजिस्टिंग स्पोर्स की फॉर्म में? क्योंकि इनको पता है कि एक क्रिटिसिज्म आने वाला है। क्या आप सोचो कि चांद से धरती के ऊपर अगर किसी को आना हो तो बीच का जो एनवायरमेंट है वो फेवरेबल है क्या कोई? तो किसी भी प्लेनेट से अर्थ तक यदि पहुंचना है तो रास्ते का जो पूरा का पूरा एरिया है या पूरा का पूरा जो रास्ता है वो कोई आसान तो है नहीं क्रॉस करना। तो रेजिस्टिंग स्पोर्स की फॉर्म में होंगे तो वो स्पोर रेजिस्ट है, उनको कुछ नहीं होगा। ये थ्योरी कहना चाह रही है दीज रीच द अर्थ एक्सीडेंटली फ्रॉम सम अदर प्लेनेट। किसी प्लेनेट से एक्सीडेंटली घूमते फिरते पहुंच गए यहां पर। ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन, जब उनको अर्थ के ऊपर फेवरेबल कंडीशन मिली तो उन्होंने अर्थ के ऊपर लाइफ की शुरुआत कर दी। बात अब ये बहुत ज्यादा सही नहीं है। आपको यदि इस बात को गलत ठहराना है तो आपको सारे प्लैनेट्स डिस्कवर करने पड़ेंगे और सारे प्लैनेट डिस्कवर करके ये प्रूफ करना पड़ेगा कि लाइफ कहीं पर भी नहीं है, हमने पूरे प्लैनेट्स देख लिए, तब आप इस थ्योरी को गलत से ठहरा पाओगे। और यदि आप इस थ्योरी को सही ठहराना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक प्लैनेट ढूंढना पड़ेगा जिस पे लाइफ हो, फिर आप बोल सकते हो कि हां
लाइफ वहां है देखो, और वहां से यहां आई है। तो ना तो आप इस थ्योरी को कंप्लीटली सही ठहरा सकते हो, ना इस थ्योरी को कंप्लीटली गलत ठहरा सकते हो। ये है हमारे पास में इस थ्योरी के बारे में। देखो इस डायग्राम के अंदर क्या समझ में आ रहा है अपने को। डायग्राम में समझ में आ रहा है कि कोई डोनर प्लेनेट है, अब वो कौन सा है कैसे है वो नहीं पता। उसके ऊपर कुछ माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स है वो रेसिपिएंट, यानी कि प्लेनेट इसके ऊपर अर्थ के ऊपर आए और अर्थ पे आके इनको अच्छा एनवायरनमेंट मिला। देखो ये फेज ट्रांजिशन है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स रिसीविंग केमिकल्स, फिर उसके बाद में लाइफ बन गई होगी। पर आप रास्ते में देखो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होगा, डेसिकेशन, पानी थोड़ी है कोई, माइक्रोग्रेविटी भी काम करती है, गामा रेडिएशन भी है, यूवी रेडिएशन भी है। तो इन सब का सामना कैसे किया होगा? तो सामना करने का एक ही तरीका है, रेजिस्टेंट स्पोर्स। बात डाइजेस्ट होने वाली नहीं है पर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो इस थ्योरी के ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन जो मैंने बताए सिंपल सिंपल वही है कि जो लिविंग मैटर होता है वो एक्सट्रीम कोल्ड में, ड्राइनेस में, इंटेंस रेडिएशन के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। जो रास्ते में प्रॉब्लम्स है उनको सरवाइव नहीं कर सकता, तो फिर पहुंचा कैसे? दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड एंड फ्रॉम वेयर एंड हाउ स्पोर्स रीच अर्थ। अगर ये थ्योरी ये कहती है कि दूसरे प्लेनेट की लाइफ आई है तो वहां पर कैसे ओरिजिनेट हुई, रास्ते में ये कैसे आ पाए, अर्थ तक कैसे पहुंचे, कहां से आए हैं वो भी नहीं पता, तो ये थ्योरी कोई बहुत वैलिड टाइप की थ्योरी नहीं है। पर इसके सपोर्टर्स भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नदी है, लेक है, सॉरी झील है, मर्चिसन। उस मर्चिसन लेक के अंदर, ये वाला पॉइंट अपन जब ओरिजिन ऑफ लाइफ आएगा तब वापस बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में एक लेक है जिसका नाम है मर्चिसन लेक। इस लेक के अंदर एक मेटियोराइट आके गिरा था, मीटियोराइट। इस मेटियोराइट के अंदर प्यूरिन, पिरिमिडीन, अमाइनो एसिड्स, ऐसी ऐसी चीजें थी, वो चीजें जो हमारे या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ का बेसिस है। डीएनए उसमें प्यूरिन पिरिमिडीन होते हैं, आरएनए में प्यूरिन पिरिमिडीन होते हैं, प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं। ये वो चीजें हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो एक पत्थर के अंदर है, और वो पत्थर जो किसी दूसरी जगह से आया है, इसका मतलब लाइफ वहां से आ सकती है। ये सपोर्ट है इसका। बाकी बातें अपन कब करेंगे? जब हम इसको सेपरेट पढ़ेंगे। Evidences for the existence of life on other planet of cosmos came from the discovery of fossil of microorganisms in meteorites. 1961 के अंदर मेटियोराइट्स के अंदर कुछ माइक्रोब्स की डिस्कवरी हुई, माइक्रोब्स के फॉसिल्स की डिस्कवरी हुई। तो उसके बेसिस पे ये कहा गया कि भाई दूसरे प्लेनेट की ये लाइफ है हमारे पास में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वेदर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्पोर्स कुड सर्वाइव जर्नी थ्रू द स्पेस। दूसरे जगह से पृथ्वी तक पहुंचने में क्या उन स्पोर्स ने जर्नी को सहन कर लिया था? तो अब इसका आंसर क्या है? स्पेस रिसर्च ने यह शो किया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो विथ स्टैंड, मतलब वो जिंदा बच सकते हैं द रिगर ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस की जो प्रॉब्लम्स है उससे वो जिंदा बच सकते हैं। एंड कैन सर्वाइव इन एयरलेस वाटरलेस एनवायरमेंट, वो बिना वाटर और बिना एयर के एनवायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। कौन? बैक्टीरिया। तो हो सकता है बैक्टीरिया ही आए थे हमारे प्लेनेट के ऊपर, ये इस थ्योरी के सपोर्ट में कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, थ्योरी ऑफ डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया। डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया मतलब, डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया मतलब माइक्रोब्स। इस लाइन का या इस पॉइंट का मतलब है माइक्रोब्स।
ऑफ अदर प्लेनेट। दूसरे प्लेनेट के जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स से लाइफ बनी। दो साइंटिस्ट है, क्रिक एंड ऑर्गेल। मैं वापस से ये थ्योरी पढ़ाऊंगा जब ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं अलग से बताऊंगा ये चीज। क्रिक एंड ऑर्गेल ने इस पेनिस्पर्मिया थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइव किया। उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर और कुछ मॉडिफिकेशंस टाइप के किए। डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया क्या कहता है? देयर आर सिविलाइजेशंस at advanced stages on other planets in our galaxy। गैलेक्सी के जो दूसरे प्लैनेट्स है उस पे हमसे भी ज्यादा बेटर लाइफ है। that are inhabitants of one of such planet decided some thousands of million year ago to experiment whether life can develop in new environment in our neighboring planet। यानी कि उन लोगों ने, वहां की लाइफ ने यह सोचा कि क्या दूसरे प्लेनेट के ऊपर भी लाइफ डेवलप हो सकती है, तो उन लोगों ने कुछ अपने ऑर्गेनिजम्स को भेजा। सो दे इन्फेक्टेड सम प्लेनेट ऑफ आवर गैलेक्सी इंक्लूडिंग अर्थ विथ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया। क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कोई दूसरे प्लेनेट है, उस ग्रह के लोग हैं और उस ग्रह के लोगों ने हमारे प्लेनेट को और दूसरे जो प्लेनेट्स है उन सबको इन्फेक्ट कर दिया, सब पे थोड़े थोड़े माइक्रोब्स भेजे। फिर पता चला कि खाली पृथ्वी ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है। ऐसी चीजें मार्वल्स वाली थ्योरी में, मार्वल्स वाली फिल्मों के अंदर दिखाते हैं, है ना, कि दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, वो कहीं कहीं चले जाते हैं, कोई वकांडा ग्रह है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये थ्योरी बहुत ज्यादा सही नहीं है, देखो प्रैक्टिकली, पर दे रखी है इन द सपोर्ट ऑफ पेनिस्पर्मिया थ्योरी। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं सिंपल 3 एक्सपेरिमेंट्स की। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस यानी लाइफ फ्रॉम लाइफ। 3 लोग थे, फ्रांसेस्को रेडी, स्प्लैन जेनिंग एंड लुइस पास्चर। इन तीनों लोगों ने एबायोजेनेसिस की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने ये प्रूव किया कि जो लाइफ है वो सिर्फ लाइफ से ही आ सकती है। पहले लाइफ होनी चाहिए तभी नई लाइफ बनेगी, अचानक से लाइफ नहीं आएगी। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा बातें नहीं है। लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इस थ्योरी का मेन पॉइंट ये है। लाइफ originates from pre-existing life। लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनती है, सिंपल ये बात है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे फ्रांसेस्को रेडी, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं उस एक्सपेरिमेंट के अंदर। और वो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि बायोजेनेसिस होती है। आपके सामने 3 जार है, 3 जार में से एक जार है उसको एयर टाइट कर रखा है, कुछ कॉर्क लगा दिया। दूसरा जार है उसके ऊपर गॉज लगा दी, गॉज समझते हो जो पट्टी बांधते हैं अपन। और तीसरा जार है उसको ओपन रखा। तीनों जार के अंदर मीट का एक एक टुकड़ा रखा हुआ है। पहला जार जो एयर टाइट है, उस जार में से स्मेल बाहर भी नहीं जा पा रही है। ये जार में से मीट की स्मेल है वो बाहर ही नहीं जा पा रही है। तो मक्खियों को यही नहीं पता है कि यहां पर फूड है, तो यहां तो कोई आता जाता ही नहीं है। दूसरे जार के ऊपर गॉज है, कपड़ा है, तो कपड़े से होती हुई फूड की स्मेल बाहर तो जाती है, तो मक्खियां इस फूड की स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और अट्रैक्ट होती है लेकिन पहुंच नहीं पाती है नीचे। इसलिए इन्होंने इस गॉज के ऊपर अपने अंडे दे रखे हैं। तीसरा तो ओपन है, ये फूड की स्मेल है वो बाहर गई, तो जो मक्खियां हैं वो अंदर आ गई, और अंदर आकर इन्होंने इस मीट के ऊपर अंडे दिए और यहां से इनके नए प्रोजेनीज बने।
तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि लाइफ का ओरिजिन वहीं पॉसिबल है जहां पहले से लाइफ पहुंची हुई हो। तीसरे जार के अंदर लाइफ पहुंची तो तीसरे जार के अंदर नई लाइफ बनी। दूसरे जार के ऊपर ऊपर लाइफ पहुंची तो ऊपर ही नई लाइफ बनी, नीचे अंदर नई लाइफ नहीं बनी। और तीसरे यानी पहले जार के अंदर जो एयर टाइट है उसके अंदर या आसपास कहीं लाइफ नहीं पहुंच पाई तो उसके आसपास कहीं नए ऑर्गेनिजम्स नहीं बने हैं। ये फ्रांसेस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सा था ये। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं स्प्लैंजेनी का एक्सपेरिमेंट। ये तीनों साइंटिस्ट हैं, बायोजेनेसिस को मानते हैं। स्प्लैंजेनी का एक्सपेरिमेंट भी सिंपल सा, ये देखो इन्होंने क्या किया, एक ब्रॉथ लिया, सूप लिया, शुगर सॉल्यूशन लिया, अपन सिंपल सा ये समझे। इन्होंने इस शुगर सॉल्यूशन को एक तो अनकवर्ड रखा, स्टेरिलाइज कर दिया एक बार। तो एक बार स्टेरिलाइज करके क्या किया इन्होंने, पहले से जो भी लाइफ थी यहां पे सबको मार दिया, है ना। तो स्टेरिलाइजेशन से क्या होगा, डेथ ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लाइफ। जो पहले से लाइफ थी उसकी तो डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद में इस फ्लास्क को खुला छोड़ दिया। अब खुला छोड़ा तो इसमें से इसके अंदर नई लाइफ आ गई, और नई लाइफ आ गई तो अब इसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह इकट्ठा हो गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने वही काम किया, स्टेरिलाइजेशन, और उसको ऊपर से सील कर रखा है। तो पहले से जो लाइफ थी उसकी तो डेथ हो गई, और अब नई लाइफ यहां पे आ नहीं पाएगी अंदर, क्योंकि ये सील पैक है, ये एयर टाइट है। तो इसका मतलब देयर इज नो ग्रोथ, ये क्लियर है। और ये टर्बिड है, इसके अंदर ग्रोथ हो गई। ये स्प्लैंजेनी का था। आपको एस तो देखो याद रह जाना चाहिए, पर एस फॉर स्प्लैंजेनी, एस फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो ये स्टेरिलाइजेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। और जो फ्रांसेस्को रेड्डी है, इन्होंने एक मीट का टुकड़ा है वो रखा, और लुइस पास्चर को कौन नहीं जानता, इनका एक्सपेरिमेंट कहलाता है एस नेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने फ्लास्क लिया, उसको मोड़ दिया और ऐसे ऐसे घुमा दिया, वैसे टाइप का सा। देखो इसका एक बार पुराना डायग्राम है, बट ये अच्छा लगा मुझे तो मैंने ये लिया। इन्होंने वही शुगर सॉल्यूशन ले रखा है, उस शुगर सॉल्यूशन को स्टेरिलाइज किया, स्वान नेक्ड फ्लास्क है, स्टीम निकल ली, मतलब बहुत ज्यादा गर्म किया, और इस नेक के अंदर यहां पर ना पानी भर दिया। तो जो नए बैक्टीरिया आएंगे वो इसी पानी तक रुक जाएंगे, आगे वो पहुंच नहीं पाएंगे, और आगे नहीं पहुंच पाएंगे तो नो बैक्टीरिया, इसके अंदर तो कोई बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। पर तीसरे फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, ब्रोकन नेक, नेक को तोड़ दिया, तो बैक्टीरिया सीधे यहां तक, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये है हमारे पास में लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। तो इतनी थ्योरीज हमने पढ़ ली है अब तक मॉडर्न के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेमार्किज्म पढ़ेंगे, लेमार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, यदि आपको मॉडर्न थ्योरीज में, लेमार्किज्म में, प्री मॉडर्न थ्योरीज में कहीं पर भी कोई डाउट मिलता है तो आप वो डाउट मुझे संडे दोपहर तक व्हाट्सअप कर दीजिए, उसकी फोटो लिख के भेज दीजिए। देखो हाय हेलो मत किया करो, सीधा आपको जो काम हो वो काम लिखा करो, तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्ड कर पाऊंगा। बाकी आप समझिए चैटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप सीधा डायरेक्ट अपना जो भी काम है, जो सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल आप पूछा करो मुझे, ठीक है। तो आप अब इतना काम करेंगे, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से।